Hello aspirants, let's read today September 1st, 1939 composed by W.H. Auden। यह डेट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग की डेट है, तो डेफिनेटली ये पोएम उसी थीम पर लिखी गई है जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या क्या लोगों ने महसूस किया, ओवरऑल क्या लोगों की भावनाएं थी, किस तरह से बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ा और किस तरह से लोगों का ओवरऑल जो जीवन बदला है उसके बारे में डब्ल्यू एच ऑर्डन बात करते हैं इस पोएम में। ईस्टर 1916 जो कि डब्ल्यू ईट्स की पोएम है, डब्ल्यू वी ईट्स की पोएम एक्चुअली, उससे काफ़ी सिमिलैरिटी है क्योंकि जिस तरह से डब्ल्यू वी ईट्स ने जो आयरिश नेशनल मूवमेंट था उसमें विद्रोहियों ने बहुत सारे एक दंगा जैसा माहौल खड़ा कर दिया था और उस माहौल में उन लोगों ने ठीक है अच्छा काम किया, ब्रेवरी सैक्रिफाइसेस थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो तरीका था वो काफ़ी हद तक डब्ल्यू वी ईट्स पोएम में उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि उनके जो मेथड्स थे, एक्शंस थे, अल्टीमेटली वो अच्छे नहीं थे। उसी हिसाब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कि किस तरह से एक छोटी सी बातें जाकर के बड़ी बन जाती हैं, हिटलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया गया है इस पोएम में। कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। न्यू रिपब्लिक इन 1939 में ये पोएम पब्लिश हुई थी, न्यू रिपब्लिक 1939 में। और हिटलर ने, जो कि जर्मनी का तानाशाह रहा हिस्ट्री में, लगभग इतना आपने जाना ही होगा, सभी पढ़ते हैं इतना सा, कि पोलैंड जो देश है उस पर आक्रमण की डेट भी यही थी, सितंबर 1 1939। यहीं से शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। और इसके अलावा पोएम में दो बातें खास तौर पे बताई गई हैं जो डब्ल्यू एच ऑर्डन का, क्योंकि ये सिगमंड फ्रायड की साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उसी साइकोलॉजी में एक दो टर्म है, एक है अगापे एंड सेकंड इज लोगोस। तो अगापे का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल लव, जिसको हम कहते हैं कि एक भाईचारे का जो भाव रहता है। लोगोस या इरोस, ये एक ऐसा टर्म है जिसमें आदमी सिर्फ और सिर्फ आत्ममुग्ध होता है, अपने आप से प्रेम करता है। और जब ये चीज़ सोसाइटी में ज़्यादा बढ़ जाती है, इंसान के मन में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे क्या है कि लोग अपने आप को ही महत्व देने लगते हैं और धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट का जन्म हो जाता है। तो यही कहीं ना कहीं हुआ था हिटलर के साथ और ओवरऑल सोसाइटी में कि दो दो वर्ल्ड वॉर हुए दुनिया में, तो कहीं ना कहीं यही कमी रह गई थी। देयर शुड हैव बीन अगापे, बट हुआ क्या, लोगोस या इरोस का ज़्यादा प्रेवलेंट, ज़्यादा हो गई ये चीज़ें, तो इस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो लेट्स बिगिन। वो, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो जब ये पोएम लिखी गई थी तब वो डब्ल्यू एच ऑर्डन अमेरिका में थे। तो जहाँ ये बैठे हुए हैं, एक न्यूयॉर्क का कोई बार है जिसका नाम है, इस ये एड्रेस है जहाँ वो बैठे हुए हैं, जहाँ से ये पोएम शुरू की गई है। वो कह रहे हैं कि आई सिट इन वन ऑफ द डाइव्स ऑन 52nd स्ट्रीट अनसर्टेन एंड अफ्रेड एज द क्लेवर होप्स एक्सपायर। वो खुद बैठे हुए हैं, आई कौन है, डब्ल्यू एच ऑर्डन बैठे हुए हैं। डाइव्स एक बार है, ये एड्रेस है सेकेंड 52nd स्ट्रीट न्यूयॉर्क शहर में, जहाँ पर वो पूरी तरह से अनसर्टेन एंड अफ्रेड है क्योंकि एक तरफ युद्ध शुरू हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर ही दिया था। तो उसी समय ये पोएम उन्होंने लिखी कि क्या माहौल बन चुका है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और भय है लोगों के बीच में। एज द क्लेवर होप्स एक्सपायर, बहुत उम्मीद थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लोगों को लगा था कि दुनिया अब दोबारा दूसरा विश्व युद्ध नहीं देखेगी। लोग अपने आप को थोड़ा सही समझ रहे थे कि धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आ रही दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। तो कह रहे हैं कि जो उम्मीद थी 10 साल से, पिछले 1930 से 1940 तक, क्योंकि 1939 में शुरू हो गया था, तो जो डकेड की जो उस डकेड की जो उम्मीदें थी वो एक्सपायर खत्म हो गई क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो ही गया। ऑफ लो डिसऑनेस्ट डकेड, 30 से 40 का जो समय है डकेड का, उसको वो डिसऑनेस्ट और उम्मीदों रहित बता रहे हैं कि उम्मीदें जो हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज बिगन एंड हिटलर हैज अटैक्ड, हैज इन्वेडेड पोलैंड। वेव्स ऑफ एंगर एंड फियर सर्कुलेट ओवर द ब्राइट एंड डार्कन्ड लैंड्स ऑफ द अर्थ। वो कह रहे हैं कि क्रोध और डर, ये सारी वेव्स मतलब भावनाएं, क्रोध और डर की भावनाएं सभी के अंदर हैं, सर्कुलेट, घूम रही हैं इधर उधर, जैसे कोई ऑफिशियल ऑर्डर सर्कुलेट किया जाता है उस हिसाब से हर तरफ जो भावनाएं वो व्याप्त हैं। वो कैसी हैं, भय और डर की, ओवर द, सॉरी, भय और डर नहीं, गुस्से और डर की, ओवर द ब्राइट एंड डार्केंड लैंड्स ऑफ द अर्थ। हर तरफ ब्राइट एंड डार्केंड का सेंस क्या है कि कोई भी सिचुएशन हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गुस्सा
और भय ही दिखाई दे रहा है। यही भावनाएं बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं हर तरफ। ऑब्सेसिंग आवर प्राइवेट लाइव्स, और हम इतना ज़्यादा उन सब भावनाओं से, गुस्से और भय की भावनाओं से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। ऑब्सेस का मतलब एकदम पूरी तरह से हमारा ध्यान उन्हीं पर है कि हम अपनी पर्सनल ज़िंदगी भी भूलते जा रहे हैं इस माहौल में, इस युद्ध के माहौल में। वी आर फॉरगेटफुल इवन आवर ओन लाइफ, और हम कहीं न कहीं ध्यान दे रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या होगा। द अनमेंशनेबल ऑर्डर ऑफ डेथ ऑफेंड्स द सितंबर नाइट। सितंबर का जो दिन है या जो रात हो गई है अब, ओवरऑल तो जो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक जो एक कह सकते हैं दुर्गंध टाइप की रहती है, वो कैसी है, डेथ की है। पूरा माहौल ही इतना गमगीन हो चुका है कि मौत की ऑर्डर या दुर्गंध हर तरफ फैली हुई है, और हर व्यक्ति के अंदर गुस्सा और भय व्याप्त है। ये असर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के छिड़ने का। आगे बता रहे हैं कि एक्यूरेट स्कॉलरशिप कैन अनअर्थ द होल ऑफेंस फ्रॉम लूथर अंटिल नाउ दैट हैज ड्रिवन कल्चर मैड। अब ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसके बारे में बता रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग का आपने नाम सुना होगा, जो कि जर्मनी के थे, और इन्होंने जो एक प्रोटेस्टेंट जो धर्म सुधार आंदोलन चलाया था कि हम कैथोलिक ना रह करके प्रोटेस्टेंट बनेंगे, और इन्होंने कैथोलिक जो, हालांकि हर धर्म में या हर जगह कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती हैं, इन्होंने उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश की थी, और पूरा जर्मनी एकजुट हो गया था। लेकिन वो चीज़ क्या हुई कि अब वो नेशनलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई भी चीज़ है, कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली वो बैड हो ही जाएगी। चाहे आप भले ही कहने के लिए चाहे देशी घी आप बहुत ज़्यादा खाने लगें तो डेफिनेटली एक हेल्दी चीज़ होती, लेकिन नुकसान ही करेगी कभी न कभी। तो लूथर की जो भावनाएँ थी राष्ट्रीयता की, वो अच्छी थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हो गई कि नाउ दे हैव टर्न्ड ग्रूसम, बहुत ज़्यादा भयानक, और लोग अंधे हो चुके हैं। उनके अंदर राष्ट्रवाद जो था वो अंध राष्ट्रवाद में बदल गया है जर्मनी के, और वो हिटलर के कर्मों को एकदम सपोर्ट कर रहे हैं कि हिटलर कुछ भी करे, तानाशाह हो गया है। फिर भी वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी, उसका बदला हिटलर लेगा, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्यूरेट स्कॉलरशिप का मतलब क्या है कि जो विद्वान लोग हैं, वो इस बात को बताएँगे। अनअर्थ, अनअर्थ का मतलब क्या है कि जैसे सॉल्व करना किसी सवाल को। द होल ऑफेंस, इस जो पूरा ऑफेंस हुआ है या जो आक्रमण हो रहा है, जो माहौल हुआ है, इसके पीछे विद्वान लोग बताएँगे कि क्या वजह थी। वजह ये थी कि लूथर किंग ने जो आंदोलन शुरू किया था नेशनलिज्म का, वो आज ग्रुज़म हो चुका है। लोग भटक गए हैं अपने सही रास्ते से, और दैट हैज़ ड्रिवन कल्चर मैड, और उसने जर्मनी के लोगों को कैसा बना दिया है, एकदम पागल। वो एकदम अंध राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओत-प्रोत हैं, उनकी लॉजिकल पावर क्षीण हो चुकी है। अब वो सिर्फ़ सिर्फ़ अंध राष्ट्रवाद में जकड़े हुए हैं। फाइंड व्हाट अकर्ड एट लिंच। लिंच क्या है, जहाँ हिटलर का जन्म हुआ था, एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी का तानाशाह था, इसका जन्म हुआ था। सबको पता है कि वहाँ क्या-क्या हुआ था। व्हाट ह्यूज इमाजो मेड अ साइकोपैथिक गॉड, और एक ऐसा इगोइस्टिक व्यक्ति, ह्यूज इमाजो मतलब यहाँ पे क्या है, इगोइस्टिक व्यक्ति, वो एकदम साइकोपैथिक गॉड हो गया है। उसको, उसने इतने ज़्यादा लोगों, जर्मनी के लोगों पे अपनी बातों का असर डाला है कि वो सिंपल सा पेंटर था, कभी पेंटिंग किया करता था गली में इधर-उधर जाके, और बाद में वो जर्मनी का तानाशाह बना और सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टिंग कर दी। जर्मनी को उसने बहुत ऊँचाइयों पे पहुँचाया भी था एक सेंस में, लेकिन अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर ना करता तो शायद उसको बहुत अच्छा कहते। लेकिन वर्ल्ड वॉर में और यहूदियों की के खिलाफ उसकी जो घृणा थी, वो बहुत ज़्यादा लोग उसको नफ़रत करने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो साइकोपैथिक गॉड का मतलब क्या है कि साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्ड हो गया था वो। उसको गॉड बोला गया किसको? एडोल्फ हिटलर को, क्योंकि जर्मनी के लोगों के लिए वो गॉड था, लेकिन था कैसा? साइकोपैथिक, साइको, जिसके कर्मों का, जिसकी सोच का, लॉजिक्स का कोई मतलब ही नहीं था। एंड द पब्लिक नो, और दुनिया जानती है, व्हाट ऑल स्कूल चिल्ड्रन लर्न। ये सिद्धांत है सिंपल सा कि बच्चों को जो सिखाया जाता है बड़े होके वो वैसा ही करते हैं। दोस्त टू हुम ईवल इज डन, ये काफी अच्छी लाइन है और बहुत ही कहावत के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है कि दोस्त टू हुम ईवल इज डन डू ईवल इन रिटर्न। जिनके साथ बुरा होता है बड़े होके वो भी अपनी बुराइयों का बदला लेते हैं, और दूसरों के साथ भी वो वैसा ही करते हैं। हिटलर का चाइल्डहुड बहुत अच्छा नहीं था, वो सप्रेस्ड फीलिंग में जिया है, बहुत परेशानियाँ उसने झेली हैं, और जब वो डिक्टेटर बन गया, तो उसने भी लोगों को तमाम परेशानियों में झोंक दिया। ये उसके कहीं न कहीं उस अनहैप्पी चाइल्डहुड का नतीजा था। तो इस बात का ये कंक्लूज़न डब्ल्यू.एच. ऑर्डन निकालते हैं कि दोज़ टू व्हॉम इविल इज़ डन
डू इवल इन रिटर्न, तो वो लोग भी बुराई बदले में बुराई ही दुनिया को देंगे, क्योंकि उनके अंदर बुराई ही ज्यादा रही है। आगे बोलते हैं कि एक्साइल्ड थ्यूसिडिडेस न्यू ऑल दैट स्पीच कैन से अबाउट डेमोक्रेसी। ये एक ग्रीक स्कॉलर थे जिन्होंने डेमोक्रेसी के सिद्धांतों को, थियरीज को बहुत ज़्यादा अपनी बुक में लिखा था। इनका मानना था कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छा शासन जब ही हो सकता है जब लोग को अवसर मिले और एक बैलेंस हो, जो कि नहीं बचा है। देखा जाए तो हमारा देश इंडिया बहुत ज़्यादा हम डेमोक्रेटिक हैं, और लेकिन हकीकत क्या है, सब जानते हैं कि एक ग्राम प्रधान भी जब चुना जाता है तो वो भी अपने आप को क्या से क्या समझने लगता है, और हम बहुत पीछे हैं। हम उससे मिलने भी जाएंगे तो हमें जल्दी वो मिलेगा नहीं। तो विधायक और सांसद की तो बात ही अलग है, वो और ज़्यादा हमें जल्दी नहीं मिलते हैं। एक बार वोट पड़ने के बाद हम उनके पीछे पीछे घूमेंगे, हमें कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तो डेमोक्रेसी कहाँ रह गई, सिर्फ उस दिन के लिए जब तक आपकी उंगली में स्याही ना लग जाए। तो एग्जाइल्ड थियोसिडीज ये जो थे, ये इन्होंने डेमोक्रेसी पे अपनी थ्योरीज दी थी। वो कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, स्पीच भाषण कोई कितना भी डेमोक्रेसी पे, लेकिन हकीकत क्या है सब जानते हैं, ये इस बात का मतलब है। एंड व्हाट डिक्टेटर्स डू, और जो तानाशाह हैं वो क्या करते हैं, ना तो डेमोक्रेसी सफल हो पा रही है अच्छे से, और ना ही तानाशाही अच्छे से सफल हो पा रही है। दे एल्डरली रबिश दे टॉक, द एल्डरली रबिश दे टॉक, वे भी जब बात करते हैं तानाशाह तो बकवास बातें करते हैं, बस अपने मतलब की बात करते हैं। टू एन अपेथेटिक ग्रेव, ये कॉमन पब्लिक के बारे में कहा गया है, क्योंकि उनके सेंसेस डेड हो चुके हैं। तो वो कैसे हैं, अपेथेटिक ग्रेव की तरह हैं, और उनके अंदर कोई सिंपैथी लॉजिकल पावर नहीं बची है कॉमन पीपल के पास, लोगों के पास। उसके उनसे वो तानाशाह बेवकूफ बना के अपना काम चलाते रहते हैं। एनालाइज्ड ऑल इन हिज बुक, उसने एक बुक लिखी थी थियोसिडिडीज ने, उसमें उसने सब लिखा हुआ है कि किस तरह से डेमोक्रेसी की क्या कमियां क्या अच्छाइयां हैं। द एनलाइटनमेंट ड्रिवन अवे, लोगों का जो ज्ञान है वो छीन लिया गया है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा। जो पावर में है वही अपने आप को इस्तेमाल कर रहा है लोगों का अच्छे से। द हैबिट फॉर्मिंग पेन, द हैबिट और फॉर्मिंग पेन, मिसमैनेजमेंट एंड ग्रीफ, ये तीनों एक साथ पढ़ने चाहिए। लोगों की आदत हो गई है किस बात की, दर्द में रहने की, मिसमैनेजमेंट एंड ग्रीफ, और दुख। ये सारी चीजें लोग बर्दाश्त कर रहे हैं डेमोक्रेसी में आने के बाद। एक बार जो आपने वोट दे दिया, 5 साल तक आप उनका कुछ नहीं कर सकते। वंस एक बार वो जीत गए तो जीत गए। दे आर नाउ मोर पावरफुल इवन देन गॉड, भगवान से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं आफ्टर विनिंग इलेक्शंस। तो लीडर्स को इतनी ज़्यादा पावर हो जाती है, आम पब्लिक इन सब चीज़ों से दो चार होती रहती है। तमाम देखो आयोजन होते हैं, कहीं भगदड़ हो रही, कहीं कुछ हो रहा, थोड़े दिन के लिए न्यूज़ बनती है, बाद में हम भूल जाते हैं। वी मस्ट सफ़र देम ऑल अगेन, और फिर से हम इन सब चीज़ों को एक साथ सफ़र कर रहे हैं। तो ये बात कहीं तो 1939 में गई थी, लेकिन आज भी सच है कि नीदर डेमोक्रेसी और नॉर डिक्टेटरशिप, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फिट नहीं बैठ पा रही है, क्योंकि आम पब्लिक से किसी को मतलब नहीं है। तानाशाह भी अपनी जिंदगी अच्छे से जीते हैं, और लीडर वो भी कहने के लिए लीडर हैं, लेकिन उनकी चार चार पांच पांच पीढ़ियां सुधर जाती हैं आफ्टर विनिंग सिंगल इलेक्शन। तो ये सब पॉलिटिकल बातें हैं जो कि डब्ल्यू एच ऑर्डर ने यहाँ पे बताई हैं। आगे वो कहते हैं इन दिस न्यूट्रल एयर। अब ये न्यूट्रल एयर रेफरेंस किसके लिए है, अमेरिका, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पहले शामिल नहीं था। शुरुआत जो हुई थी, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका शामिल नहीं था। तो ये न्यूट्रल एयर पे कह रहे हैं क्योंकि इसका किसी संबंध नहीं है किसी भी लड़ाई से, तो ये वहां बैठे हुए हैं। वेयर ब्लाइंड स्काई स्क्रैपर्स यूज, अब ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो उनको देख करके, जहां वो बैठे हुए हैं उस बार में, वो किसी बड़ी बिल्डिंग पे होगा, दे आर फुल हाइट टू प्रोक्लेम, और ये स्काई स्क्रैपर्स को देख के, इस बड़ी बिल्डिंग्स को देख करके ऐसा बताया जा रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ कलेक्टिव माइंड, कि सब लोगों ने मिल करके इन स्काई स्क्रैपर्स को बनाया। जाहिर सी बात है, कोई बिल्डिंग जब बनती है या कोई देश तरक्की करता है, ये उस बात का सिंबॉलिकल मीनिंग है कि कोई देश जब तरक्की करेगा तो वो कलेक्टिव एफर्ट होगा वहाँ की जनता का, तभी वो देश तरक्की करेगा। तो कोई बिल्डिंग बनी है, कुछ भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं जनता के प्रयासों से ही बना है। कलेक्टिव माइंड, सब लोगों के प्रयासों से ही वो तरक्की पर चल रहा है। ईच लैंग्वेज कोर्स, यहाँ पर दूसरा ये है कि जो डब्ल्यू एच ऑर्डन है, ये साइकोलॉजिकल, एक तो सिगमंड फ्रायड और दूसरा कार्ल मार्क्स की फिलोसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इनका मतलब ये है इस बात कहने का कि जो भी बिल्डिंग्स बनी हैं वो बनी हैं आम लोगों से, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो थे उनका मतलब था कि जो कैपिटलिज्म था उसके वो खिलाफ थे।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ थे। वो उस मजदूरों की अर्थव्यवस्था या जिनमें मजदूरों को भी पूरा हक मिले, पावर मिले, उस अर्थव्यवस्था के पक्ष में थे। तो डब्ल्यू एच ऑर्डन का सेंस यही है कि बिल्डिंग भले कितनी ऊंची बना ली हो पूंजीपति लोगों ने, लेकिन बनी किस वजह से है? मजदूरों की वजह से, आम लोगों की वजह से ही बनी हुई है। तो ये एक उस फिलोसफिकल टच है यहाँ पर कार्ल मार्क्स की फिलोसफी का। ईच लैंग्वेज कोर्स इट्स मेन। हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ कहा जाता है किसके बारे में? कॉम्पिटिटिव एक्सक्यूज कि हाँ, जो पूंजीवादी लोग हैं बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाते हैं, मजदूर मजदूर रह जाते हैं, तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। बट हु कैन लिव फॉर ए लॉन्ग इन एन यूफोरिक ड्रीम? लेकिन कौन उस सपने में हमेशा रह सकता है? जैसे अमेरिका में वो लोग रह रहे हैं, और क्या वो युद्ध से बचे रहेंगे? क्या उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से रहेगी? तो ये सपना जो है, उनकी खुशियाँ हमेशा ज़िंदगी में भरी रहेंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि कौन हमेशा उस इल्यूज़न में रहेगा, उस सपने में रहेगा कि यस, वी आर फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ टेंशन रिगार्डिंग आवर लाइफ। आउट ऑफ द मिरर दे स्टेयर। और ऊँची बिल्डिंग की जो शीशे से चमकती जैसी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ से वो देखते हैं, स्टेयर कर रहे हैं क्या? इम्पीरियलिज़्म फेज़ कि जो तानाशाही या पूंजीवादी या जो साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था है, उसका चेहरा आसपास जो बिल्डिंग है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रही हैं। एंड द इंटरनेशनल रॉन्ग। और किस तरह से पूरी दुनिया में पूंजीपतियों ने गरीबों का शोषण किया है। तो ये सब इस बात का प्रतीक है कि उनकी बिल्डिंग में आप देखेंगे कि भले ही वो तारीफ करते हो अपनी कि हाँ, पूंजीपति बहुत देश को तरक्की पहुंचा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तरक्की का रास्ता है। बट इन रियलिटी जो अन्याय हुआ है इंटरनेशनली पूरी दुनिया में मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, वो इस बात का, ये बिल्डिंग इस बात का प्रतीक है। अल्टीमेटली दे शो द इनजस्टिस बीइंग डन अगेंस्ट द पुअर। पिछले स्टेंजा में मार्क्सवादी जो दर्शन है उसका असर है। फेसेस अलोंग द बार क्लिंग टू देयर एवरेज डे। अब जैसे कुछ लोग कहीं जेल में बंद हो या एक अपनी मंडेन लाइफ जी रहे हो, मोनोटोनस लाइफ जी रहे हो डेली, उस हिसाब से कह रहे हैं कि बस कहीं कैद हैं, देख रहे हैं अपने चेहरों को उस जो विंडो में लगी हुई बार ग्रिल्स हैं उनसे। क्लिंग टू देयर एवरेज डे मतलब जो लोग कैद हैं अपनी दुनिया में, अपने ऑफिस में, वो अपने एवरेज दिन डेली जो काम करते हैं उनको कर रहे हैं। द लाइट्स मस्ट नेवर गो आउट। क्या उनका सपना है? कि लाइट हमेशा बनी रहे, लाइट ना जाए। म्यूजिक मस्ट ऑलवेज प्ले, एक तरफ म्यूजिक चलता रहे, या जो उनकी छोटी छोटी खुशियां हैं वही डेली उनको मिलती रहे। यही एक एवरेज आदमी का काम है, कॉमन मैन का काम यही है कि वो चाहता है कि लाइट हमेशा बनी रहे, और जो खुशियां हैं, म्यूजिक है, छोटा मोटा जो भी एंटरटेनमेंट का साधन है वो बरकरार रहे, यही वो चाहता है। और दूसरी तरफ क्या है? ऑल द कन्वेंशंस कंस्पायर टू मेक दिस फोर्ट अज्यूम। इसके अलावा जो धारणाएं चल रही हैं वो ये इस बात का सबूत है, कंस्पायर कर रही हैं। एक कंस्पायर का मतलब होता है कि षड्यंत्र रच रही हैं इस बात का, लोगों को एहसास दिलाने के लोग बैठे हुए हैं टू मेक दिस फोर्ट, कि जिस बार में वो बैठे हुए हैं, अज्यूम, ये इस बात को मान रहे हैं कि द फर्नीचर ऑफ होम, कि जिस तरह से वो एक तरफ युद्ध हो रहा है, जैसे पोलैंड पे जर्मनी ने आक्रमण कर दिया, अमेरिका में लोग बार में बैठ करके पी रहे हैं, मेरी मेकिंग कर रहे हैं। तो उनको ऐसा एहसास दिलाया जा रहा है उस आसपास के माहौल में कि वो यहाँ बैठें, और उनको बैठ के महसूस हो जाए कि उनका ये घर जैसा है। फर्नीचर ऑफ होम का मतलब सेंस ये है कि जहाँ वो बैठे हुए हैं उस बार में, उस माहौल को देखने के बाद दे आर फीलिंग देमसेल्व्स एट होम, कि अपने घर जैसा महसूस कर रहे हैं। They are devoid of the feeling about all the tragedy being inflicted by Germany on Poland and on other countries। क्योंकि अमेरिका में युद्ध नहीं हो रहा है तो यहाँ के लोगों की थिंकिंग अलग है, वहाँ के लोगों के साथ युद्ध में फंसे हुए हैं। आगे लाइन में यही कहा गया है कि लेस्ट वी शुड सी वेयर वी आर, लेकिन कम से कम देखो तो कि हम हैं कहाँ। एज ह्यूमन बीइंग, एज ह्यूमैनिटी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम यहाँ बैठ के आराम से ड्रिंक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और एक तरफ जर्मनी पोलैंड जैसे देश पर आक्रमण कर रही है, वहाँ जो लोग हैं लॉस्ट इन ए हॉन्टेड वुड, ऐसा लग रहा है कि वो जंगलों में विस्थापित होके जंगलों में घूम रहे हैं, भूतिया जंगलों में। चिल्ड्रन अफ्रेड ऑफ द नाइट, और बच्चे, क्योंकि यहाँ पे लाइट हमेशा जल रही है, लाइट्स मस्ट नेवर गो आउट, लाइट कभी नहीं जल रही है, जा रही है। और एक तरफ बच्चे जो हैं जहाँ बेचारे अंधेरे में पड़े क्योंकि वहाँ ब्लैक आउट है। जो एरियल स्ट्राइक होती है युद्ध के दौरान, हवाई हमले होते हैं, तो वैसा कहा जाता है कि नागरिकों से कहा जाता है कि वो अपने घरों की लाइट्स बुझा के रखें, लाइट जला के ना रखें, नहीं तो एयर स्ट्राइक में पहचान हो जाएगी ना शहर कहाँ पर है कहाँ नहीं है।
तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर, ये जस्ट अपोजिट बताई गई है कि एक तरफ बार में बैठे हुए लोग लाइट्स के बारे में सोच रहे हैं कि लाइट कभी ना जाए, और एक तरफ जो बच्चे हैं बेचारे, वहाँ ब्लैकआउट की सिचुएशन है उस हवाई हमले से बचने के लिए, तो वो वहाँ बेचारे लाइट नहीं जला रहे हैं, लोग बच रहे हैं उन हमलों से, तो बच्चे अंधेरों से डर रहे हैं। क्वाइट अपोजिट सिचुएशन है यहाँ से और यहाँ से। बार में बैठे लोग चाहते हैं कि लाइट जाए ना, और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो चाह रहे हैं कि लाइट हम जलाए ना, क्योंकि हम हवाई हमले से बचे रहें। और लेकिन बच्चे नहीं समझते उस बात को, बेचारे वो अंधेरे से डरे हुए हैं, भयभीत हैं। हु हैव नेवर बीन हैप्पी और गुड, और जो कभी बेचारे खुश नहीं हो पा रहे हैं, ना कभी अच्छे हो पा रहे हैं, क्योंकि युद्ध उनकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। और इधर ये जो लोग बैठे हुए हैं, दे आर अनफेमिलियर अबाउट द कंडीशन ऑफ दोज चिल्ड्रन एंड पीपल बीन inflicted by the war started by Adolf Hitler। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं कि द विंडिएस्ट मिलिटेंट प्रैश इम्पोर्टेंट पर्सन शाउट। वो कह रहे हैं कि जो तानाशाह लोग होते हैं, जो विंडियस मिलिटेंट का मतलब क्या है कि जो हवाई सेना है या तानाशाह जो कई बार चलते हैं यान पे, पर्सन शाउट, उनकी जो भड़काऊ भाषण है उन लोगों के, इज नॉट सो क्रूड एज आर विश। गलती उनकी नहीं है। जैसे हिटलर अगर सफल हुआ है जर्मनी में, क्यों सफल हुआ है? क्योंकि लोगों के अंदर वो कमी है। लोग अंधे हैं राष्ट्रवाद में, कि हिटलर के द्वारा किए गए गलत कामों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो गलती उनकी है। पर्सन शाउट, उनकी बात सफल क्यों है? वो हमसे फिर भी क्योंकि अच्छी है, हमारी जो खुद की इच्छाएं हैं उनसे फिर भी अच्छी है, हमारी इच्छाएं उससे भी ज्यादा बुरी हैं, जिसकी वजह से ऐसे तानाशाह सफल हो रहे हैं। वो एक उदाहरण देते हैं, वॉट मैड निजिंस्की रोट अबाउट डियागलेब। ये क्या है? एक स्टोरी है, एक रशियन डांसर हैं, और ये डियागलेब उनके एक कह सकते हैं प्रोड्यूसर टाइप या डायरेक्टर टाइप थे। इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। ये दोनों एक होमोसेक्सुअलिटी टाइप का दिखाया गया है, क्योंकि ये भी मेल हैं और ये भी मेल हैं। दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, और जब ये कहीं और शादी करना चाहता है, ये किसी महिला से, तो डियागलेब उसको बोल देता है कि नहीं नहीं, महिलाओं का प्यार बहुत बेकार होता है, तुम बच के रहो उससे। अब ये 19 साल का सिर्फ होता है, और ये उसको नहीं पहचान पाता कि ये क्या चाहता है, तो ये शादी नहीं करता। निजिंस्की जो है वो शादी नहीं करते डियागलेब के चक्कर में आकर के। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है कि समझ जाता है कि ये इसको सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहा है, निजिंस्की समझ जाता है कि डियागलेब उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तो वो उससे नफरत करने लगता है, और ये इतना पॉजेसिव हो जाता है कि इसको कहीं किसी और से प्यार नहीं करने देता है। तो यही कह रहे हैं कि डब्ल्यू एच ऑर्डन इज ट्रू टू द नॉर्मल हार्ट। यही बात सब पर लागू होती है कि सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं कि हमें ही प्यार मिले, दूसरा बगल वाला हमारा पड़ोसी वो प्यार के बिना रहे, वो कैसे भी रहे, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि फॉर द एरर ब्रेड इन बोन, क्योंकि स्वभाव में अगर हमारे गलती शामिल हो गई, या एक आदत शामिल हो गई कि हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ऑफ ईच वुमेन एंड ईच मैन, ये हर किसी के मन में छाई हुई है आदत सेल्फ लव वाली, जो इन्होंने बताया था अगापे और इरोस। अगापे का मतलब क्या है? कि यूनिवर्सल लव। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से प्यार कैसा होना चाहिए? यूनिवर्सल, हम हर किसी से प्यार करें, अपने आसपास सबसे प्यार करें। और लोगोस या इरोस का मतलब क्या है? सेल्फ लव। सिर्फ हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं, किसी को कुछ ना समझें, अपने अलावा हम चाहें सिर्फ हमसे ही दुनिया प्यार करे, हम ही अपने आप से प्यार करें, तो वो गलत है। तो ये इस यही बताया जा रहा है कि अगर ये गलती इरोस या लोगोस की हमारे अंदर आ गई है कि हम सिर्फ अपने आप से प्यार करेंगे, तो गलत है। क्रेव्स व्हाट इट कैन नॉट हैव, जो हमारे पास नहीं है हम अक्सर उसी के पीछे भागते हैं। डेफिनेटली यही बात सही है कि जो हमारे पास है हम उससे संतुष्ट नहीं है, जो हमारे पास नहीं है अक्सर उसी के पीछे भागते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। नॉट यूनिवर्सल लव बट टू बी लव्ड अलोन। और हर आदमी चाहता है कि वो दुनियादारी से प्यार ना करे, उसका प्यार यूनिवर्सल नहीं है, बट टू बी लव्ड अलोन। उसका प्यार कैसा है? जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करना चाह रहा है। तो ये बता रहे हैं कि अगापे और इरोस में अगर बैलेंस नहीं होगा, तभी ऐसी ट्रेजेडी हो रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो ही चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों में अगापे की कमी हो रही है, लोगोस और इरोस की ज्यादती बढ़ती जा रही है। तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है इस पोएम पर। आगे बोलते हैं कि फ्रॉम द कंजर्वेटिव डार्क इनटू द इथिकल लाइफ द डेंस कम्यूटर्स कम। अब ये आम आदमी की जिंदगी के बारे में बताया गया है कि आम आदमी जो है बेचारा, वो क्या करता है। फ्रॉम द कंजर्वेटिव डार्क मतलब वो एक रोजमर्रा की एक ढर्रे पर जिंदगी जी रहे हैं, इनटू द इथिकल लाइफ वो एक नैतिक जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं।
डेंस कम्यूटर्स मतलब बहुत ज़्यादा जो आबादी है, जो डेली कहीं कम्यूटर्स का मतलब जो डेली आते जाते हैं अपने ऑफिस अपने घर, जब वो अपने घर के लिए निकलते हैं लोग, जो एवरेज ज़िंदगी जीते हैं, वो क्या कहते हैं, रिपीटिंग देयर मॉर्निंग बाउ, सुबह सुबह निकलने से पहले वो एक शपथ ग्रहण करते हैं, अपने मन में दोहराते हैं क्या, कि आई विल बी ट्रू टू द वाइफ, कि मैं अपनी पत्नी को चीट नहीं करूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा अपने कैरेक्टर में, अपना कैरेक्टर इथिकली अच्छा रखूंगा, इथिकल लाइफ जीऊंगा, ऐसा मेरा मानना है खुद के प्रति। एंड आई विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन माई वर्क, और मैं अपने काम पर और ज़्यादा मेहनत करूंगा, ये लोग कहते हैं आम लोग। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, हेल्पलेस गवर्नर्स, जो सरकार में बैठे हुए हैं गवर्नर्स, वेक टू रिज्यूम देयर कंपलसरी गेम, वो खेल खेलते हैं लोगों की भावनाओं से। कंपलसरी गेम है उनका क्या, कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, जो मंत्री हैं नेता हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बना बना के अपनी रोटी सेकते रहते हैं राजनीतिक, ये वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो भी उन सब चीज़ों से बंधे हुए हैं, क्योंकि युद्ध का माहौल है, तो ये लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, और गवर्नर भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो हैं कैसे, हेल्पलेस बोला गया है उन्हें भी, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसका असर इनकी जिंदगी पर इनकी जिंदगी पर भी इनकी जिंदगी भी असहाय हो चुकी है, हेल्पलेस हो चुकी है, नेताओं की भी, क्योंकि वो भी बचे हुए नहीं है, डिक्टेटर्स या ऑफिशियल्स जो भी हैं सब उस युद्ध से प्रभावित हैं। अब आगे कहते हैं कि हु कैन रिलीज देम नाउ, और इस माहौल में जो फंसे हुए हैं वो स्पिरिचुअलिटी से भी दूर जा चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध की विभीषिका में अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं, तो उनको कौन रिलीज करेगा, उनको इस हालातों से बाहर कौन निकालेगा, हु कैन रीच द डेप्थ, और वो भी अब जनता की समस्याओं से, आम पब्लिक की जिंदगी से अनभिज्ञ हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं क्या करें, तो उनको डेफ हो चुके हैं, तो उनको पब्लिक की बातें कैसे सुनाई देंगी, कौन सुनाएगा उनको पब्लिक की बातें, हु कैन रीच द डेफ, उन बहरों को अपनी बातें कौन सुनाएगा, हु कैन स्पीक फॉर द डम, और वो डम भी हो चुके हैं, क्योंकि वो ना कुछ कहते हैं ना करते हैं, वो बस युद्ध से निपटने का, लड़ाई लड़ने का ओवरऑल ये माहौल हो चुका है कि वो सब उसी में है, तो वो डम हो चुके हैं, डेफ हो चुके हैं, तो क्या वो कहेंगे और क्या उनको सुनाया जाएगा, ओवरऑल ये प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल की सोसाइटी में, जो कि युद्ध की विभीषिका झेल रही है। आगे बताते हैं अपने बारे में वो, कि ऑल आई हैव इज अ वॉइस टू अनडू द फोल्डेड लाई। फोल्डेड लाई क्या है, कि जो जो झूठ है वो फोल्ड किया हुआ है, जैसे हम कभी किसी कपड़े की फोल्डिंग कर देते हैं, छिपा हुआ झूठ है, वो क्या झूठ है, द रोमांटिक लाई इन द ब्रेन। रोमांटिक लाई इन द ब्रेन का मतलब क्या है, कि जो लोगोस या इरोस है, जो हम अपने आप से प्यार करते हैं, वो झूठ है अपनी, कि हम बहुत खुश हैं या हम अपने आप से बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं, तो ये रोमांटिक लाई है, अपने खुद के प्रति बोला गया। ऑफ द सेंसुअल मैन इन द स्ट्रीट, जिसे हर आदमी गली में इस बात को मान करके चल रहा है कि यस हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। या एक तरह से जो जर्मनी के लोग थे, उनको हिटलर ने एक थियरी दी थी, आर्यन थियरी दी थी, कि हम लोग जर्मनी के सबसे ज़्यादा कुलीन और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ लोग हैं, और हमें अपने आप से इतना प्यार करना चाहिए कि हम अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, तो रेफरेंस वहां पर भी है थोड़ा सा। आगे वो कहते हैं द लाई ऑफ अथॉरिटी, और दूसरी तरफ जो अथॉरिटी है, सरकार है, वो लोग भी झूठ बोलते हैं, वो पब्लिक के सेंटीमेंट्स को झूठ बोल बोल के एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। हुज बिल्डिंग्स ग्रो द स्काई, दूसरी तरफ हुज बिल्डिंग्स ग्रो द स्काई का सेंस ये है कि उनकी बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची हैं, और वो बहुत ऊंचाई तक उनकी बिल्डिंग्स आसमान में, इसका मतलब है कि जिन महलों में वो रहते हैं, जिन बिल्डिंग्स में रहते हैं, एक तरह से उनके महल जैसी बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची हैं, और उनमें वो आसमान तक जाती हैं, या वो बहुत ज्यादा लंबी लंबी ऊंची ऊंची बातें करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उनकी बातें सिर्फ हवाई होती हैं, धरातल पे कुछ नहीं होता है। जैसे अपने यहाँ भी बहुत सारे नेता लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि हम देश को यहाँ कर देंगे, वहां पहुंचा देंगे, ये सब करता रहते हैं, चलता रहता है। लेकिन देर इज नो सच थिंग एज स्टेट, हकीकत में देखा जाए तो राज्य जैसी कोई बात नहीं होती है, देयर इज नो सच थिंग एज स्टेट, क्योंकि अगर हम आपस में इक्वल नहीं है, हमारा कोई राइट नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है सिस्टम में, तो राज्य किसके लिए है भाई, राज्य जनता के लिए है, लेकिन जनता का ही भला नहीं हो रहा है, तो स्टेट जैसी कोई बात नहीं है। एंड नो वन एग्जिस्ट अलोन, और ये भी बात सच है कि कोई अकेले की भी गुजारा किसी का नहीं हो सकता, अगर हम समुदाय समाज से अलग हैं, तो अकेले भी किसी का अस्तित्व पॉसिबल नहीं है। हंगर अलाउस नो चॉइस, क्योंकि मजबूरी, भूख, ये ऐसे हालात होते हैं कि ये कोई चॉइस नहीं देते हैं, और इनकी नज़र में, भूख की नज़र में या परेशानियों की नज़र में,
चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो पुलिस हो, या कोई राजा हो या रंक हो, सब बराबर हैं। जो विपत्तियां आती हैं तो सब पर समान रूप से आती हैं। विपत्ति या भूख या मौत या कोई भी आपदा कभी भी किसी की स्थिति नहीं देखती, कौन राजा है कौन रंक है। कोई भी शारीरिक परेशानी आएगी, सबको आएगी, चाहे कोई पीएम हो चाहे कोई लेबरर हो, सबको आती है। तो ये कॉमन चीजें कहाँ हैं? कुदरत की नज़र में इक्वालिटी है। यहाँ पर वो इक्वालिटी, स्टेट की नज़र में वो इक्वालिटी नहीं बची है। वी मस्ट लव वन अनदर और डाई। और हम लोग, यही हमारे पास ऑप्शन है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। वी शुड फॉलो द थियरी ऑफ अगापे। जो क्रिश्चियन प्रिंसिपल है अगापे का, हमें वो मानना चाहिए, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो हमारी जो लाइफ है वो लाइक डेथ। तो इससे अच्छा कि यही है कि इट शुड बी डेथ इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अमंग ईच अदर। आगे वो कहते हैं कि डिफेंसलेस अंडर द नाइट आवर वर्ल्ड इज इन स्टपरलाइज। अब वो कह रहे हैं कि डिफेंसलेस अंडर द नाइट का सेंस क्या है? कि एकदम जो निराशा का माहौल है हर तरफ, डिफेंसलेस, और उससे बचने के लिए हमारे पास कोई तरीका भी नहीं है। हम वी आर ऑल डिफेंसलेस, वी आर प्रोन टू द अटैक। आवर वर्ल्ड, हमारी जो दुनिया है, हमारी जो ज़िंदगी है, वो स्टपर का मतलब क्या होता है? कि ये ऐसी सिचुएशन होती है स्टपर, जब हम सेंसलेस हो जाते हैं, कि हम संवेदनाएं हमारी मर जाती हैं, हम संवेदनाहीन हो जाते हैं। तो हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, हमें ये नहीं पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। हम बस और सिर्फ उस अंधेरे में पड़े हुए हैं अपनी दुनिया में, और कभी भी कोई विपत्ति आएगी तो हम भी नहीं बच पाएंगे। येट फिर भी डॉटेड एवरीवेयर आयरनिक पॉइंट्स ऑफ लाइट फ्लैश आउट वेयर एवर द जस्ट एक्सचेंज दियर मैसेजेस। लेकिन कुछ उम्मीदें हैं, कुछ उम्मीदों की बातें, कुछ ज्ञान की बातें वहां दिखाई दे रही हैं। ज्ञान का प्रकाश, डॉटेड एवरीवेयर अर्निंग पॉइंट्स ऑफ लाइट का मतलब है कि जो लोग द जस्ट का मतलब क्या है? कि जो ज्ञानी लोग हैं, न्यायी लोग हैं, जो न्याय की बात करते हैं, हमेशा समानता की बात करते हैं, उनके जो मैसेजेस हैं, वो जब दुनिया को बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो जरूर उस अंधेरे में, उस निराशा के अंधेरे में, उस ज्ञान के प्रकाश को हम देख पाते हैं। कहाँ? इन लोगों के मैसेज में, जो जस्ट हैं और न्याय की बात करते हैं। एक्सचेंज मतलब प्रीच करते हैं अपने विचारों को पब्लिक में। तब उन लोगों के विचारों में हम उस ज्ञान के प्रकाश को देख सकते हैं। उस अंधेरे की, मतलब जो अंधेरा है निराशा का, उस अंधेरे में भी बैठ के हम ज्ञान के प्रकाश को देख लेते हैं इन लोगों के विचारों में, जो कि जस्ट और न्यायोचित हैं। फिर आगे अपनी बात करते हैं कि मे आई कंपोज लाइक देम ऑफ इरोस एंड ऑफ डस्ट। अब वो खुद को भी बता रहे हैं कि मैं भी वैसा ही हूँ जैसे बाकी लोग हैं, जो इरोस या लोगोस से बने हुए हैं। इरोस लोगोस का सेंस क्या है? सेल्फ लव। कि मैं भी सेल्फ सेंटर्ड हूँ, मैं भी अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी उनके जैसा हूँ, मैं भी इरोस और डस्ट से बना हुआ हूँ। जो कि एक हिंदू फिलोसफी में कहते हैं कि भाई हमारा शरीर मिट्टी से बना है और एक बाद मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही हूँ, और फिर भी बिलीगर्ड बाय द सेम, और मैं भी उसी लीग में हूँ, मैं भी उसी पथ पे चलता हूँ जिस पथ पे तमाम लोग चल रहे हैं, सेल्फ लव सेल्फ लव। मैं भी वैसा ही हूँ। मेरे अंदर भी वो सारी बातें हैं। मैं देख रहा हूँ कि नेगेशन और डिस्पेयर हर तरफ, मुझे भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता और हताशा दिख रही है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ देखूं, क्या देखूं, दिखा सकूं अपनी कविता के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। शो एन अफर्मिंग फ्लेम, एक उम्मीद की किरण। इतना सब कुछ माहौल है, फिर भी मैं चाहूंगा, भले ही मैं उनके जैसा हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं लोगों को थोड़ा सा तो उम्मीद की किरण दिखा सकूं। ये मैं उम्मीद करता हूँ अपने आप से। डब्ल्यू एच ऑर्डन लास्ट में कहते हैं। तो ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन इस पोएम का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल, सॉरी फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।